हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। पिछले वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 12th मैथ्स में चैप्टर नंबर 9th में एक्सरसाइज 9.4 स्टार्ट की थी। ठीक है जी, क्या कर रहे थे अपन उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व कर रहे थे बाय वेरिएबल सेपरेबल मेथड से ना, चरों के पृथक्करण से अपन अवकल समीकरण क्या कर रहे थे, हल कर रहे थे ना। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक के क्वेश्चन अपन ने प्रीवियस वीडियोज में कर लिए थे। अब क्वेश्चन आज के इस वीडियो में अपन क्वेश्चन नंबर 12 से रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चन है वो कंप्लीट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, क्या है कि x स्क्वायर माइनस 1 dy ओवर dx इक्वल्स टू 1। और क्या कह रहा है कि 11 से 14 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण के लिए दिए गए प्रतिबंध को संतुष्ट करने वाला विशिष्ट हल ज्ञात करना है ना, पर्टिकुलर सॉल्यूशन फाइंड करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। और ये कंडीशन दे रखी है अपन को। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इस कंडीशन से अपन किसकी वैल्यू निकालेंगे, इंटीग्रल कांस्टेंट की c की वैल्यू निकालेंगे। देखो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर माइनस 1 dy ओवर dx इक्वल्स टू 1 है ना। हमें क्या करना है, चरों को पृथक करना है, वेरिएबल सेपरेट करने। एक्स वाई वाला जो फंक्शन है वो तो dy के साथ, और एक्स वाला फंक्शन है जो dx के साथ लेके जाएंगे ना। तो इधर क्या बचेगा, देखो dy इक्वल्स क्या हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएंगे तो डिवाइड में 1/x स्क्वायर माइनस 1 और dx है ना। ये इधर डिवाइड में आगे 1 के और ये इधर मल्टीप्लाई में है ना। देखो वेरिएबल सेपरेट हो गए, तो बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर माइनस 1 dx प्लस c है ना। अब इसका इंटीग्रेशन करना है हमें है ना। तो देखो कैसे करेंगे, इसको इसके फैक्टर कर दे रहे हैं अपन। इसके क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे इसको। तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे। तो देखो क्या हो जाएगा, सिंस 1/x स्क्वायर माइनस 1 है ना। देखो प्रोपोर्शनल फंक्शन है, क्यों है, क्योंकि न्यूमरेटर में x की जो पावर है डिनोमिनेटर में x की पावर से कम है। देखो नीचे 3 पावर है मैक्सिमम और ऊपर 0 है ना। ठीक है, डिनोमिनेटर फैक्टराइजेबल है। देखो कैसे है, ये यूँ हो जाएगा, कैसे 1/x प्लस 1 x माइनस 1 हो गया ना। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा दी देखो। और फैक्टर कैसे हैं, लीनियर है, तो कैसे हो जाएगा ये 1/x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स क्या हो जाएगा, a/x प्लस b/x प्लस 1 प्लस c/x माइनस 1 है ना। एलसीएम लूंगा तो देखो क्या हो जाएगा, एलसीएम लेके तो गायब हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा, 1 इक्वल्स टू a x स्क्वायर x प्लस 1 x माइनस 1 प्लस b, ये हट जाएगा इसके साथ से x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस c x इंटू एक्स प्लस 1। ठीक है, चलो जी। अब x की जगह वैल्यू पुट कर दूंगा, पुट x इक्वल्स टू 0। x की जगह 0 पुट करूँगा तो ये भी 0, ये भी 0, और ये क्या जाएगा, a इक्वल्स टू क्या जाएगा -1। देखो ये 0 ये 0 है ना, माइनस का a इक्वल्स टू 1 तो a इक्वल्स टू -1। ठीक है, पुट कोफिशिएंट निकालने के तरीके बताए थे अपने, पार्शियल फ्रैक्शन किया था इंटीग्रेशन भाई अपने जब है ना। x इक्वल्स टू -1 पुट कर दो है ना, तो ये 0 -1 पुट करूँगा तो ये भी 0 -1 पुट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, -2 और -b है ना, तो +k2b, तो b इक्वल्स क्या आ गया 1/2। देखो ना, ये तो 0 हो गया -1 पुट करते, ये भी 0 हो गया -1 पुट करते, ये -1 पुट करूँगा तो -2 तो अंदर, और यहाँ -1 पुट करूँगा तो -2 इंटू -1 प्लस के 2 हो गए, 2b इक्वल्स टू 1, तो b इक्वल्स टू 1/2। पुट x इक्वल्स टू 1 पुट करूँगा तो ये भी 0 ये भी 0, तो 2c इक्वल्स टू 1, तो c इक्वल्स टू कितना आ गया 1/2। ठीक है, देयरफॉर इंटीग्रेशन dy
इक्वल्स टू क्या हो गया, ये इंटीग्रेशन ये है ना, और इसको मैंने किस फॉर्म में चेंज कर दिया, इस फॉर्म में। ए भी ए क्या है, ए अपॉन एक्स, और ए की वैल्यू क्या है माइनस, है ना, -1, तो -1 अपॉन एक्स डी एक्स, ठीक है, प्लस बी की वैल्यू कितनी है 1/2, अपॉन में क्या है, इंटीग्रेशन किसका है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 डी एक्स, प्लस सी की वैल्यू कितनी है 1/2, इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स माइनस 1 डी एक्स प्लस सी, ठीक है। इंटीग्रेशन कर दो, क्या हो जाएगा ये y इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, y इक्वल्स टू माइनस log मोड x प्लस 1/2 log मोड x प्लस 1 प्लस 1/2 log मोड x माइनस 1 प्लस सी। इन दोनों में आइडेंटिटी लगा दो, देखो तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, माइनस log मोड x प्लस, या इन दोनों में से 1/2 कॉमन ले लूँ तो क्या जाएगा log m इंटू एन, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। भी इन दोनों जगह से 1/2 कॉमन ले लिया, फिर क्या बचेगा log m प्लस log n, तो log m mn हो जाएगा ना, उस आइडेंटिटी लगा दी, प्लस सी, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर दो किसकी, y की जगह 2 पुट करेंगे, y की जगह 0 तो x की जगह कितने 2 पुट करूंगा, तो देखो क्या आ जाएगा, y की जगह 0 पुट कर दे 0 माइनस log 4 नहीं 2, ठीक है, प्लस 1/2 log 4 माइनस 1 तो 3 प्लस सी, है ना, तो ये हो जाएगा 0 इक्वल्स टू ये माइनस log 2 प्लस log √3, क्योंकि हाफ पावर ऊपर जाएगी तो रूट है ना, प्लस सी। ये log की प्रॉपर्टी से 0 इक्वल्स टू log √3/2 log m माइनस log n, ठीक है, प्लस सी। तो c इक्वल्स टू कितना आ गया, माइनस के log √3/2, ठीक है, इधर है तो माइनस में, है ना। अब हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन चाहिए, ये सेटिस्फाई करा दी कंडीशन, c की वैल्यू आ गई, देयरफॉर y इक्वल्स टू क्या है, देखो ये आ गया ना, इसको भी सोल्व करके लिखूं तो कैसे आ जाएगा, log m अपॉन n लगाऊंगा ना, log m माइनस n क्या हो जाएगा, log मोड x प्लस, इसको रूट में लिखता हूँ, log √x² माइनस 1, ठीक है, प्लस log c की जगह क्या लिखूँ, माइनस log √3/2। ये log की प्रॉपर्टी से अपॉन में ले जा सकते हो, कहाँ तक छोड़ना है देख लेते हैं, क्या हो जाएगा, log √x² माइनस 1 अपॉन x का मोड माइनस log √3/2, यहाँ तक छोड़ देंगे तो भी सही है। देखते हैं कहाँ तक दे रखा उसने, 9.4 में क्वेश्चन नंबर 12 है ना, क्या है 1/2 log x² माइनस 1 अपॉन x², और 1/2 माइनस के 1/2 log 3/4 है ना। तो देखो अपन ने, इसने क्या कर दिया आगे, देखो इसने क्या कर दिया, क्या किया इसने, देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, देखो कैसे, आंसर मैच करने की बात है, बाकी तो ये सही है आपका। देखो क्या है, रूट में x² माइनस 1 अपॉन x, है ना, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया, log √3/2, ठीक है। हुआ क्या, फिर क्या हुआ, देखो ये 1/2 तो पड़ा है ना, ये पावर जो है, ये आगे वाला जो 2 है, ये log की प्रॉपर्टी से ऊपर जाएगा पावर में, है ना, तो क्या हो जाएगा, देखो log, अब इसका स्क्वायर करूंगा ना, इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, इसका स्क्वायर करूंगा तो आ जाएगा x² माइनस 1, और इसका स्क्वायर करूंगा तो अपॉन में क्या आ जाएगा x², ठीक है, माइनस ये भी ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा 1/2 तो पड़ा है, log ये स्क्वायर करूंगा तो 3/4। ये आंसर इस फॉर्म में देखा उसने, है ना, अपना गलत नहीं है, आंसर मैच करने के लिए वो तो कर दिया इस तरह से।
चलो जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या है कि cos dy ओवर डी एक्स इक्वल्स टू ए, और ए क्या है, कोई रियल नंबर है ना। तो आंसर में गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, cos dy ओवर डी एक्स इक्वल्स टू ए है ना। अब ये cos है, उधर जाएगा तो इनवर्स है ना, तो dy ओवर डी एक्स इक्वल्स क्या हो गया, cos इनवर्स ए है ना। ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, dy इक्वल्स टू cos इनवर्स ए इंटू डी एक्स है ना। आप सोच रहे होंगे कि ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, ये है ना, उसने बोल दिया कि ये कोई रियल नंबर है, कोई भी रियल नंबर है। रियल नंबर है तो क्या है, फिक्स है ये है ना, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है, ये कोई रियल नंबर है। जैसे 4 हो गया है ना, तो ये 4 फिक्स है। जैसे कांस्टेंट होता है ना, उस तरह से कांस्टेंट है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं है ना। तो डिफरेंशिएट बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, ये कांस्टेंट है, ये ये कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट हो गया ना, cos इनवर्स ए इंटीग्रेशन dx प्लस सी। तो क्या हो गया, y इक्वल्स टू cos इनवर्स ए डॉट x, dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x प्लस सी। अब कंडीशन है, बोला उसने गिवन y इक्वल्स टू 1 इफ x इक्वल्स टू 0, तो y की जगह 1 पुट किया, x की जगह 0 पुट करूँगा तो ये 0 हो जाएगा ना पूरा, c हो जाए तो c की ये तो 0 आ गया, 0 इंटू एनीथिंग 0, c आ गया c की वैल्यू। देयरफॉर y इक्वल्स क्या आया, cos इनवर्स a और इंटू में क्या x प्लस 1। इस फॉर्म में दे रखा क्या आंसर 9.4 में क्वेश्चन नंबर 13। तो cos y माइनस 2 है, y माइनस 2 है ना, 2 तो कहीं y की जो कंडीशन ये थे क्या, y इक्वल्स टू 0 इक्वल x इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स 1 है और x इक्वल्स 0 है ना। यहाँ अगर y इक्वल्स टू 2 होता तो यहाँ 2 होता ना, y माइनस 2। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ये आएगा है ना, क्या आएगा, देखो क्या आएगा, इसको y माइनस 1 लिख सकता हूँ ना, इक्वल्स क्या है, और अपॉन में क्या जाएगा x है ना, इक्वल्स क्या है cos इनवर्स a है ना, और इधर इनवर्स इधर आएगा तो cos, तो cos y माइनस 1 अपॉन x इक्वल्स टू a है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो ये आंसर है ना। अगर यहाँ y 2 दे देता है ना, यूँ दे देता y इक्वल्स टू 2 इफ x इक्वल्स टू 0, तो आपका जो आंसर है वो मैच कर जाता, क्योंकि यहाँ 2 इक्वल्स टू c आ जाता, फिर क्या आ जाता y इक्वल्स टू x cos इनवर्स a प्लस 2 है ना, तो क्या आ जाता y माइनस 2 अपॉन x इक्वल्स टू cos इनवर्स a, और इधर आता तो क्या आ जाता cos y माइनस 2 अपॉन x इक्वल्स टू a। ये तब मैच करता अगर यहाँ y इक्वल्स टू 2 देता ना। तो थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा ना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। से पहले वीडियो को रोक के और नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या है कि dy ओवर dx, डिफरेंशियल इक्वेशन dy ओवर dx इक्वल्स टू y tan x, और कंडीशन है dy इक्वल्स टू इफ x इक्वल्स टू 0 है ना। तो आंसर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन dy ओवर dx इक्वल्स टू y tan x। तो पहले वेरिएबल सेपरेट करें, y वाला फंक्शन dy के साथ और x वाला फंक्शन dx के साथ। तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन बाई dy इक्वल्स टू tan x dx बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन y dy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन tan x dx प्लस c। तो 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन क्या होगा log मोड y इक्वल्स टू log tan x का क्या होता है मोड sec x प्लस c। अब कंडीशन क्या है y इक्वल्स टू 2 है यदि x इक्वल्स टू 0 है ना। तो log y की जगह 2 रखूंगा तो मॉडुलस की भी जरूरत नहीं है ना, इक्वल्स टू log
सेक 0 प्लस सी। सेक 0 क्या होता है? 1/cos 0 है ना, 1 होता है। log 1 की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो सी इक्वल्स कितना आ गया? log 2। ठीक है, देयरफॉर log y है ना माइनस, इसको मान ले रहा हूँ फर्स्ट, माइनस log mod sec x इक्वल्स क्या है? log 2। ठीक है ना। अब log की प्रॉपर्टी से log y अपॉन sec x इक्वल्स क्या है? log 2। और यहाँ क्या लिखोगे आप? बाय फर्स्ट है ना, क्योंकि c की वैल्यू यहाँ 1 में इतर की, दोनों तरफ एंटी लॉग लूंगा तो क्या आएगा? y अपॉन sec x इक्वल्स कितना आएगा? 2। तो y इक्वल्स कितना आएगा? 2 sec x। देखो दिखा, ये आंसर है क्या? 9.4 में क्वेश्चन नंबर 14 ना, 14 में क्या कह रही है? y इक्वल्स टू sec x और फिर sec x, फिर sec x, फिर sec x क्या हो गया? ठीक है 2 है ना, sec x sec 0 है ना। ठीक है, टू रखा तो log 2 sec 0 0 cos 0 1 खत्म। मतलब यहाँ उसने जो आंसर दिया है y इक्वल्स टू 1 के अकॉर्डिंग दिया। मतलब पीछे वाले क्वेश्चन से क्या हो गया? क्वेश्चन नंबर 13 और 14 में वहाँ तो y इक्वल्स टू 1 होना चाहिए था, वहाँ तो लिख दिया 2, 2 होना चाहिए तो वहाँ तो लिख दिया 1। और यहाँ y इक्वल्स टू 1 के अकॉर्डिंग आंसर दे रखा है, आप चेक कर लीजिएगा ना। यहाँ y इक्वल्स टू 1 रखूँगा तो ये 0 हो जाएगा, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 है ना, c की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? y इक्वल्स log y इक्वल्स टू log sec x है ना, एंटी लॉग लूंगा तो y इक्वल्स sec x आ जाएगा। अपने इस कंडीशन के अकॉर्डिंग ये आंसर बिल्कुल सही है। चलो जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। अब आगे क्वेश्चन नंबर 15 से लेके क्वेश्चन नंबर 22 तक के जो क्वेश्चन है वो क्या है? सारे के सारे वर्ड प्रॉब्लम है। आपको इस तरह से क्वेश्चन दे रखे होंगे। क्या कह रहा है कि बिंदु 0,0 से गुजरने वाले ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अवकल समीकरण ये है ना। आपको पता है डिफरेंशियल इक्वेशन आपको क्या देती है? फैमिली ऑफ कर्व देती है। क्या है? जो सारे उस कंडीशन के लिए सारे कर्व को क्या करती है? सेटिस्फाई करती है ना। तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन ने दिया फैमिली ऑफ कर्व, हमें इस पॉइंट से गुजरने वाला एक स्पेसिफिक कर्व चाहिए ना, क्योंकि उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट गायब हो जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट से गुजरेगा ना, वो क्या कर देगा? उसके जो कोऑर्डिनेट है वो इक्वेशन में क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे, तो एक स्पेसिफिक कर्व दे देगा हमें ना। समझो कोई ये 2D प्लेन है, ठीक है, और कोई कर्व है वो यहाँ से पास हो रहा है। देखो ये कैसा भी हो ना, उसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो ये है e⁴x sin x है ना। वो इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट इसकी इक्वेशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई करेंगे। आंसर गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है? y डैश इक्वल्स टू e⁴x sin x। y डैश को अपनी में लिखते हैं dy/dx इक्वल्स टू e⁴x sin x, तो dy इक्वल्स टू e⁴x sin x dx by integrating both side। क्या जगह इंटीग्रेशन dy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन e⁴x sin x dx। ठीक है, इधर इंटीग्रेशन कर दो तो क्या जाएगा? y इक्वल्स टू एक बार इसको यूँ रहने दो e⁴x sin x dx। ठीक है, अब यहाँ से चलते हैं आगे। देखो ना, इसमें क्या लगेगा? u इंटू वी। बोले सर ये इसको कर दिया, इसको नहीं किया, क्यों नहीं किया? अभी बताता हूँ ना क्यों नहीं किया। ये क्या है? इसको नंबर फर्स्ट मान ले रहा हूँ। देखो ये u इंटू वी दो फंक्शन का प्रोडक्ट है ये ना, तो इंटीग्रेशन कैसे होगा? आइलेट के अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट। आइलेट के अकॉर्डिंग ये क्या? फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना। तो y इक्वल्स क्या हो गया? u को छोड़ दिया, v का इंटीग्रेशन मतलब क्या? e⁴x का e⁴x माइनस
u का डिफरेंशिएशन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा कोस एक्स, v का इंटीग्रेशन क्या होगा e की पावर x dx प्लस सी। ठीक है, यहीं ऐड कर दो। ठीक है, ठीक है जी। तो y इक्वल्स टू साइन एक्स ई की पावर x माइनस, इसमें फिर u इंटू वी, u को छोड़ दिया, है ना, v का इंटीग्रेशन कोस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन एक्स, साइन को छोड़ दिया, u को छोड़ दिया, v का इंटीग्रेशन, u का डिफरेंशिएशन v का। ठीक है, इसमें u इंटू वी, u को छोड़ दिया, u को ने u को छोड़ दिया, यही तो है u को छोड़ दिया, u को ने कोस एक्स को छोड़ दिया, v का इंटीग्रेशन तो e की पावर x माइनस u का डिफरेंशिएशन, क्या होगा माइनस के साइन एक्स, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस के साइन एक्स, तो प्लस हो गया ना, v का इंटीग्रेशन dx प्लस सी, ब्रैकेट ओपन करो तो y इक्वल्स टू क्या हो गया e की पावर x साइन एक्स, ठीक है, माइनस e की पावर x कोस एक्स माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स e की पावर x dx प्लस सी। अब इसको गौर से देखो, ये है, यही है ये ना, तो इसकी जगह क्या लिख दूंगा y, तो y इक्वल्स टू इन दोनों में से की पावर x कॉमन ले लिया, साइन एक्स माइनस कोस एक्स माइनस वाई प्लस सी, कहाँ से लिखा ये बाय फर्स्ट, तो 2y इक्वल्स टू ई की पावर x साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस सी, तो ये y इधर 2 इधर मल्टीप्लाई में आगे वाले स्टेप में इधर जाएगा तो डिवाइड में। ठीक है, अब ये जो कर्व है ये इस पॉइंट से पास हो रहा है, ये नंबर सेकंड, सिंस कर्व सेकंड इज पासिंग थ्रू इससे 0,0, तो इसके जो कोऑर्डिनेट है इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो 0 इक्वल्स टू e की पावर 0 होगी 1/2, साइन 0 की वैल्यू 0, कोस 0 की वैल्यू माइनस के 1 प्लस सी, है ना, तो ये क्या आ गया माइनस के 1/2, तो सी इक्वल्स कितना आ गया प्लस के 1/2। देखो ना, e की पावर 0 रखी, किसी की पावर 0 रखूंगा तो 1, 0/1/2, ये 0 हो गया माइनस के 1, है ना, कोस 0 की वैल्यू -1, तो ये क्या आ गया माइनस के 1/2 इधर आएगा तो प्लस के 1/2, देयरफॉर y इक्वल्स टू 1/2 e की पावर x साइन x माइनस कोस x प्लस 1/2, ये है क्या, देखते हैं आंसर नंबर 15, 9.4 में 15th, क्या कह रहे हैं 2y -1, है ना, 2y -1, और हाँ एलसीएम लेके इधर दो को इधर ले आओ, है ना, तो क्या जाएगा 2y, यहाँ से एलसीएम लूंगा तो 2 आएगा ना, उधर आ जाएगा ना, और ये 1 भी इधर आ जाएगा, -1 इक्वल्स टू e की पावर x साइन एक्स माइनस कोस एक्स, बिल्कुल सही है, ये भी सही था हमारा, ये भी सही है, आंसर मैच करने के लिए भी कर सकते हो। चलो जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्या कह रहा है कि अवकल समीकरण एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी, ठीक है, के लिए बिंदु 1,1 से गुजरने वाले वक्र ज्ञात कीजिए ना, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी, उसका जो कर्व है 1,1 से पास हो रहा है, उसका हमें क्या चाहिए इक्वेशन चाहिए, उसकी इक्वेशन चाहिए, तो क्या होगा पर्टिकुलर सोल्यूशन होगा ना, क्योंकि इस पॉइंट से पास हो रहा है वो कर्व, तो इसके कोऑर्डिनेट उस कर्व को सेटिस्फाई करेंगे। तो देखो आंसर में गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, एक्स वाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 वाई प्लस 2, ठीक है। अब वाई कोऑर्डिनेट वाई वाला फंक्शन डी वाई के साथ और एक्स वाला फंक्शन डी एक्स के साथ, है ना, तो क्या हो जाएगा इधर चला जाएगा ना, तो वाई डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स, और
ये पढ़ा रहने दो चलो एक बार, ठीक है। तो y बाई वाई प्लस 2, ये आ गया ना डिवाइड में, डी वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स डी एक्स, है ना, बाई इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। बोथ साइड है ना, तो इंटीग्रेशन y अपॉन वाई प्लस 2 डी वाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन, इसको अलग अलग कर दूंगा तो 1 प्लस 2 बाई एक्स। इसको तो अलग अलग कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते ना, कहीं आप कर दो y अपॉन वाई और y अपॉन 2, वाई अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन 2, ऐसा नहीं कर सकते इसमें ना। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, तो कैसे करें देखो, इसको इसमें मैंने क्या किया, 2 ऐड कर दिया और 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया ना, ये तो ट्रिक सीखी है अपने इंटीग्रेशन करते इसमें। अब इसके नीचे इसको अलग करूँगा ना, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसके नीचे जब इसको अलग करूँगा तो 1 हो जाएगा, माइनस 2 अपॉन वाई प्लस 2 डी वाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन प्लस ये ऐड कर दो ना, 1 प्लस 2 बाई एक्स डी एक्स प्लस सी। अब ये पहले इजीली इंटीग्रेबल फॉर्म में नहीं था, अब हो गया ये ना, अब कर देंगे इसका इंटीग्रेशन। यहाँ नहीं कर सकते थे, अगर आपको इंटीग्रेशन आता तो यहाँ नहीं कर, बोले सर क्यों नहीं कर सकते, तो जाके इंटीग्रेशन सीखो जाके पहले ना, तो यहाँ कर देंगे, प्लस 2 किया और माइनस 2 किया, तो ये इसके नीचे जब अलग करूँगा तो वाई प्लस 2 से वाई प्लस 2 कट के 1 दे देगा और माइनस 2 बाई ये दे देगा ना। अब इंटीग्रेशन कर देंगे अपन इसका, तो क्या हो जाएगा देखो, यहाँ 1 का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन वाई माइनस 2 पड़ा है, इसका क्या होगा log मोड y प्लस 2, ठीक है, इक्वल्स टू 1 का क्या हुआ x प्लस 2 log मोड x, ठीक है, प्लस c नंबर फर्स्ट, सिंस curve first is passing through वन कोमा वन, तो इसके जो कोऑर्डिनेट है इसको सेटिस्फाई करेंगे, है ना। तो देखो क्या होगा 1 माइनस 2 log 3 इक्वल्स टू 1 प्लस 2 log 1, ठीक है, प्लस सी, ये तो 0 हो गया, ये भी कट गए, ये भी कट गए, है ना। देखो 1 2 log 3 1 2 log 1, ये तो 0 हो गया ना, तो c इक्वल्स कितना आ गया माइनस के 2 log 3, देयरफॉर y इक्वल्स टू सॉरी y माइनस 2, या इसको ही लिखता हूँ ना, log y प्लस 2 की होल स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस log x की होल स्क्वायर प्लस c की जगह रखूँ माइनस log 9, इसका स्क्वायर करूँगा तो 9 हो जाएगा ना, ठीक है। तो इधर जाएगा तो ऐड कर देंगे ना, तो y इक्वल्स क्या हो जाएगा x प्लस log y प्लस 2 की होल स्क्वायर प्लस log x स्क्वायर माइनस log 9, ये log m प्लस n लगा देंगे ना, तो y इक्वल्स क्या हो जाएगा x प्लस log y प्लस 2 की होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर जो है ये log के अंदर है, ठीक है, माइनस log 9, ये भी सही है, और log की प्रॉपर्टी से 9 अपॉन में भी ला सकते हैं, किस फॉर्म में देर का आंसर उसने चेक करते हैं अपन। 9.4 में क्वेश्चन नंबर 16 है ना, 16 y माइनस एक्स, ठीक है, प्लस 2, ये log 9 नहीं है, क्या है प्लस 2 है, और ये सही है ना, log y प्लस 2 की होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, है ना। क्वेश्चन क्या था, x अवकल समीकरण x dy और dx, ठीक है, x प्लस 2 y प्लस 2, और बिंदु जो है 1 कोमा माइनस 1 है, बिंदु क्या है 1 कोमा माइनस 1 है, बिंदु क्या है 1 कोमा माइनस 1, तो यहाँ जब रखूँगा देखो, अब देखो गड़बड़ होगी थोड़ी सी, है ना, y की जगह रखूँगा -1, y की जगह -1 रखूँगा, है ना, तो ये क्या दे देगा log
1 देगा, है ना, ये 1 हो जाएगा और ये 1, ठीक है। अब ये 0 हो गया, हाँ ये 0 हो गया ना, ये 0, log 1 की वैल्यू 0, ये भी 0, ये भी 0 है ना, तो ये सी ये इधर आएगा तो -2 हो जाएगा ना, तो -2 और -2, तो थोड़ा सा ध्यान से ना वो उसकी वजह से हो गया। चलो इस तरह से करेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन भी नहीं दे रखी करोगे ना। अब आपको पहले डिफरेंशियल इक्वेशन भी बनानी है और उसको सोल्व करके और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करनी है ना। देखो क्या कह रहा है कि बिंदु 0, -2 से गुजरने वाले ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। बनाते हैं, देखो ये 0, -2 कहीं ही होगा ना, इस बिंदु से गुजरने वाले, ये 0, -2 से गुजरने वाले ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात करना है इसका, जिसके किसी बिंदु पर, मान ले रहा हूं ये XY है, XY पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, इस पर जो टेंजेंट है उसका जो स्लोप है, ठीक है, उस बिंदु के y निर्देशांक, इस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट, मतलब इस पॉइंट पे जो टेंजेंट का जो स्लोप है वो क्या होगा, dy/dx। स्पर्श रेखा की प्रवणता मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट उस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के गुणनफल इंटू y का गुणनफल उस बिंदु के x निर्देशांक के बराबर है, x निर्देशांक के बराबर है ना, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कंडीशन है ना कि किसी पॉइंट पर XY पर टेंजेंट ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब dy/dx इंटू y कुछ क्या है x है ना, तो वेरिएबल सेपरेट कर दें, तो y dy इक्वल्स टू x dx है ना, बाय इंटीग्रेटिंग हमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, इसको सोल्व करेंगे बोथ साइड, तो क्या जाएगा, इंटीग्रेशन y dy इक्वल्स टू x dx हो जाएगा y² / 2 इक्वल्स टू x²/2 प्लस c, ये नंबर फर्स्ट। since curve first is passing through किससे 0, -2 से, तो x की जगह 0 पुट करूँगा, y की जगह -2 पुट करूँगा, तो क्या जाएगा 2, या -2 पुट किया तो 4, 2 की स्क्वायर 4/2, 2 आ गया इक्वल्स टू c, है ना। देयरफॉर y²/2 इक्वल्स टू x²/2 प्लस c की जगह 2, तो y²/2 माइनस x²/2 इक्वल्स टू 2, एलसीएम लेके उधर ले जाऊँ, तो y² - x² इक्वल्स टू 4। ये आ गई इक्वेशन ऑफ कर्व, जो किस पॉइंट से पास हो रहा है, इस पॉइंट से पास हो रहा है, और उसके किसी पॉइंट पर टेंजेंट का जो स्लोप है वो उस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट के, वो टेंजेंट का स्लोप और उस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट का जो मल्टीप्लाई है, गुणनफल है, वो x कोऑर्डिनेट के बराबर है। चेक करते हैं आंसर नंबर 17। y² - x² इक्वल्स टू 4, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या कह रहा है कि एक वक्र के किसी बिंदु XY पर स्पर्श रेखा की प्रवणता स्पर्श बिंदु को बिंदु -4, -3 से मिलाने वाली रेखा की प्रवणता की दुगनी है यदि यह वक्र बिंदु इससे गुजरता है तो वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा वर्ड प्रॉब्लम है, समझ गए इसको। पहले मैथमेटिकली इसको रिप्रेजेंट करते हैं। देखो कैसे, ये 2D प्लेन है, मान ले रहे हैं ना, ठीक है। कोई कर्व है जो यूं है, कोई ना यूं है, ठीक है। क्या कह रहा है, इसके किसी बिंदु पर मान ले रहे, इस पर एक पॉइंट है XY, ठीक है। इस पॉइंट पर स्पर्श रेखा की प्रवणता मतलब dy/dx, ठीक है। इस पॉइंट पर टेंजेंट का स्लोप क्या होगा, dy/dx, ठीक है।
पढ़ा था ना एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, किसी जनरल पॉइंट पे जो टेंजेंट का स्लोप है वो क्या होता है, dy ओवर dx, ठीक है। उस बिंदु को, इस बिंदु को, ठीक है, -4, -3 यहाँ कहीं होगा, -4, -3 से मिलाने वाली रेखा, इस बिंदु को इससे मिला दिया, ठीक है। रेखा की प्रवणता की दुगनी है, ये जो स्लोप है इस वाली लाइन के स्लोप का दुगना होगा। इसका स्लोप कैसे निकालूंगा, है ना, 2 पॉइंट गिवन है, तो x प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 मतलब y प्लस 4 अपॉन x प्लस 3। 11th क्लास की स्ट्रेट लाइन चैप्टर 10 अपने सीखा था ना, किसी लाइन पे 2 पॉइंट गिवन है तो उसका स्लोप कैसे निकालते हैं। m इक्वल्स क्या था फॉर्मूला, m इक्वल्स क्या था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इस लाइन पे 2 पॉइंट गिवन है, एक ये रहा, एक ये रहा, तो y2 माइनस y1 मतलब y प्लस 3 और x2 माइनस x1 प्लस मतलब 4, ठीक है। ये जो स्लोप है इस वाले स्लोप का क्या है, दुगना है, इस वाले स्लोप का क्या है, दुगना है ना, ठीक है। यदि यह वक्र इस पॉइंट से गुजरता है, ये वाला जो कर्व है किस पॉइंट से गुजरता है, इस पॉइंट से गुजरता है, किससे, -2, 1 से गुजरता है, तो इसका समीकरण, इस कर्व का समीकरण चाहिए ना, इस कर्व का क्या चाहिए, समीकरण, है ना। ये देखो डिफरेंशियल इक्वेशन तो आ गई आंसर में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो इस पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P एट पॉइंट x, y, जो क्या था, dy ओवर dx जो है वो क्या डबल है इसका, उसका, है ना, y प्लस 3 अपॉन x प्लस 4, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, ठीक है। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको सोल्व करेंगे, देखो कैसे, इधर क्या जाएगा, x प्लस 4, सॉरी इधर क्या लेके आना है, क्या लेके आना है, y वाला फंक्शन dy के साथ हो, तो वो 1 अपॉन y प्लस 3 dy इक्वल्स टू 2 अपॉन x प्लस 4 dy dx, और क्या हो रहा है, तो बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, वन अपॉन y प्लस 3 dy इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस 4 dx प्लस c, इसका क्या होगा, log मोड y प्लस 3 इक्वल्स टू 2 log मोड x प्लस 4 प्लस c। अब ये करो किससे गुजरता है, इस पॉइंट से, सिंस करो फर्स्ट इज पासिंग थ्रू किससे, -2, 1 से, तो इसके जो कोऑर्डिनेट है इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो क्या जाएगा, log, यहाँ y की जगह 1 रखूंगा तो कितने जाएंगे, log 4 इक्वल्स टू यहाँ 2 log 2 प्लस c, तो ये log 4 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, c इक्वल्स टू कितना हो गया, 0। ये log 4 एक स्टेप देख लो, यूँ log 4 प्लस इक्वल्स टू log 4 प्लस c, तो c इक्वल्स टू कितना हो गया, 0। देयरफॉर log y प्लस 3 इक्वल्स टू log x प्लस 4 की होल स्क्वायर प्लस c की वैल्यू कितनी है, 0। दोनों तरफ एंटी लॉग लूंगा तो क्या जाएगा, y प्लस 3 इक्वल्स टू x प्लस 4 की होल स्क्वायर। ये आ गया फाइनल आंसर। चेक करते हैं उसने किस फॉर्म में दे रखा है। 18th क्वेश्चन, x प्लस 4 की होल स्क्वायर इक्वल्स टू y प्लस 3, बिल्कुल सही है। तो समझना था आपको ना कि एक कर्व दे दिया, उसके किसी पॉइंट पर टेंजेंट का जो स्लोप है वो उस पॉइंट को, इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को इस पॉइंट से मिलाने वाली लाइन सेगमेंट के स्लोप का डबल है, तो वही किया मैंने। स्लोप निकालना आना चाहिए। अब 11th क्लास की भी आपको ज्योमेट्री के बारे में नॉलेज होना चाहिए ना, ठीक है। डबल था
तो मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, इसको मैंने सोल्व किया तो एक फंक्शन आ गया, है ना। और ये मुझे उसने गिवन था कंडीशन की, ये जो फंक्शन है, ये जो इससे ये वाला जो कर्व है इस पॉइंट से पास हो रहा है, तो इसके कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करेंगे। सेटिस्फाई करवाया तो सी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू यहाँ पुट की वापस, कहाँ, यहाँ फर्स्ट में, नहीं फर्स्ट ये नहीं है, यहाँ है फर्स्ट है ना, ये बाय फर्स्ट, तो हमारे पास आंसर आ गया। इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या है कि एक गोलाकार गुब्बारे का आयतन जिसे हवा भरकर फुलाया जा रहा है ना। एक कोई गुब्बारा है, गोलाकार है, स्फेरिकल है, इसमें हवा भरेंगे तो ये फूलेगा, मतलब इसका आयतन क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। हवा भरेंगे तो इसका आयतन क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। स्थिर गति से बदल रहा है, मतलब आयतन का जो रेट ऑफ चेंज है वो कांस्टेंट है, स्थिर है ना, कांस्टेंट है, मतलब dv ओवर dt, क्योंकि आयतन किसके रिस्पेक्ट में चेंज होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में तो चेंज होगा, जैसे जैसे हवा भरेंगे टाइम लगेगा ना, उसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, वो कैसा है, कांस्टेंट है, ठीक है। यदि आरंभ में इस गुब्बारे की त्रिज्या 3 इकाई है, मतलब जो t बराबर 0, आरंभ का मतलब जब t समय 0 था तो r कितनी है, 3 इकाई है, और 3 सेकंड बाद 6 इकाई है, जब t इक्वल टू 3 था तो r इक्वल टू कितना है, 6 इकाई है। तो t सेकंड बाद इस गुब्बारे की त्रिज्या कितनी होगी, मतलब t इक्वल टू जब t है तो r हमें क्या करना है, फाइंड करना, मतलब रिलेशन मेरे को t और r में चाहिए, है ना। वापिस से देखो, एक गोलाकार गुब्बारे का आयतन जिसे में हवा भरकर फुलाया जा रहा है, मतलब आयतन हवा भरेंगे तो आयतन गुब्बारा बढ़ेगा, और आयतन क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। किस रेट से बढ़ रहा है, स्थिर गति से बदल रहा है, स्थिर गति मतलब कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है आयतन, तो dv ओवर dt। t क्यों लिया सर, क्योंकि आयतन किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, t के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है, ठीक है, और वो कांस्टेंट है। बाकी उसने कंडीशन दी है, यही है ना। गिवन, या मान लो, माना किसी समय t पर गुब्बारे का आयतन v है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dv ओवर dt इक्वल्स क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। तो dv इक्वल्स क्या होगा, k dt, है ना, बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, क्या हो गया, dv इंटीग्रेशन ऑफ dv इक्वल्स टू k कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन dt प्लस c। तो dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, v इक्वल्स टू k कांस्टेंट, dt का क्या होगा, t प्लस c। और आयतन क्या होता है, गुब्बारे का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई r क्यूब इक्वल्स टू के टी प्लस सी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्योंकि आप लिख दो सिंस v इक्वल्स क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। अब गिवन है ये, व्हेन t इक्वल्स टू 0, मतलब शुरुआत में, देन r इक्वल्स टू कितनी थी, 3 थी, बोल रहा वो देखो कंडीशन, तो वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। तो ये मेरे पास कांस्टेंट है, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c है, मेरे को रिलेशन किस में चाहिए, t और r में रिलेशन चाहिए, है ना। तो मेरे पास गायब किस किस को करना है, k को और t को, k को और c को गायब करना है, t और r तो मुझे चाहिए। तो देखो t जब 0 था तो r कितना है, 3 था, तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे ना। तो 4/3 पाई 3 दिया, 3 की क्यूब कितना जाएंगे, 27 इक्वल्स टू, यहाँ टी की जगह 0 पुट करूँगा तो क्या गायब, इक्वल्स टू सी, है ना। तो कितना आ गया, 9, तो 9 चौका 36 पाई, तो सी इक्वल्स कितना आ गया, 9 चौका 36 पाई। अगेन गिवन, क्या गिवन क्या है कि t इक्वल्स टू 3, देन r इक्वल्स टू कितना है, 6 दिया उसने, जब 3 सेकंड बाद 6 इकाई हो जाती है ना, तो इसी में बात करेंगे फिर। देयरफॉर 4/3 पाई, और r की जगह आप कितना रखेंगे, 6 क्यूब कितने हो जाएंगे, 216 इक्वल्स टू, k की जगह, t की जगह कितना रखूँगा मैं, t की जगह कितना रखने वाला हूँ, 3 3 k,
3K है, 3K प्लस सी की वैल्यू कितनी आई निकाली अभी अपन ने 36 पाई, 36 पाई है ना। इसको सोल्व करूंगा तो 7 या 21, 3 दूनी 6 है ना, तो 4 दूनी 8, 7 चौका 28, 288 पाई इक्वल्स टू 3K प्लस 36 पाई। ये 36 पहले 3 से डिवाइड कर दे रहा हूँ ना, 3 से डिवाइड किया और आगे तो 8 या 24, 9 या 27, 6 या 18, 96 पाई इक्वल्स टू K प्लस 12 पाई। इधर आएगा तो माइनस, तो 96 से 84 पाई इक्वल्स टू K, इधर आया तो माइनस में ना, 96 से 12 गए तो 84 पाई है ना। देयरफॉर अब K और बाय फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तो बाय फर्स्ट कोमा सेकंड एंड थर्ड, जो क्या हो गया 4/3 पाई r³ इक्वल्स टू K की जगह कितना रखूंगा मैं, K की जगह कितना रखूंगा मैं 84 पाई 84 पाई इंटू T, K R और T में तो रिलेशन चाहिए, प्लस C की जगह कितना रखूंगा, C की जगह कितना रखने वाला हूँ 36 पाई है ना। तो 4 से, हाँ हो रहा है डिवाइड हो रहा है ना, हो रहा है 4 से, देखो पाई से तो पाई कट गई, सॉरी 4 नहीं पाई कट गई, 4 से डिवाइड कर दूँ तो देखो क्या आ जाएगा 1/3 r³, 4 से डिवाइड किया तो यहाँ 4 गायब हो गया है ना, यहाँ कितना आया 21T, देख लो 4 से डिवाइड करूंगा तो पूरी इक्वेशन 4 से डिवाइड हो रही है, प्लस 9 ही तो है, 9 चौका 36 है ना। अब 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो r³ इक्वल्स टू 21 या 63 T प्लस 9 या 27 है ना, तो r इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 63T प्लस 27 का क्यूब रूट, ये आ गया T व्हेन T समय कितना था T पर है ना, T सेकंड बाद उसकी जो रेडियस है वो कितनी होगी, ये होगी है ना। देखते हैं आंसर नंबर 19 9.4 में आंसर नंबर 19 63T प्लस 27 का क्यूब रूट है ना, होल क्यूब रूट, बिल्कुल सही है। सर किया कैसे, आयतन बढ़ रहा था, ठीक है, किस रेट से बढ़ रहा था, उसने बोला था स्थिर रेट से, मतलब कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा था। फिर उसने 2 कंडीशन दी, मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सोल्व किया तो इक्वेशन आ गई ना। अब इसमें 2 वेरिएबल थे, 3 वेरिएबल थे, कौन से थे, वैसे तो 4 थे, देखो C T K और R, लेकिन T और R में तो मेरे को रिलेशन चाहिए, बोला था T सेकंड बाद रेडियस ज्ञात करो, तो T और R तो क्वेश्चन के अंदर रखना था, गायब किसको करना था K और C को, वो 2 कंडीशन दी थी, दोनों से K और C को गायब कर दिया, इस तरह से करेंगे। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। से पहले वीडियो को रोके और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या है कि किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि R% वार्षिक दर से होती है ना, जो प्रिंसिपल है वो R% की रेट से एनुअली बढ़ रहा है, ठीक है। यदि 100 रुपए 10 वर्षों में दुगने हो जाते हैं तो R का मान ज्ञात करो ना, तो करते हैं। माना किसी समय T पर मूलधन क्या है P है ना, समय तो होगा ना, बोला शुरुआत में 100 रुपए थे, मतलब T बराबर जब 0 था, जब 100 रुपए थे, तो 10 वर्षों बाद जब T 10 हुआ तो रुपए कितने हो गए, दुगने, मतलब 200 हो गए ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मूलधन में जो चेंज हो रहा है वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, टाइम के रिस्पेक्ट में होगा ना, वार्षिक है ना, वो किस रेट से बढ़ रहा है, R% ऑफ किसका बढ़ेगा, R% किसका बढ़ेगा, मूलधन का ही तो बढ़ेगा। 100 रुपए डालूंगा तो 10 रुपए बढ़ेंगे, अगर रेट 10% है तो 10 रुपए बढ़ेंगे, 200 डालूंगा तो 20 रुपए बढ़ेंगे, 300 डालूंगा तो 30 रुपए बढ़ेंगे। तो किसका बढ़ रहा है, वो P का ही तो बढ़ रहा है ना। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी, अब डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी, तो dP/dt इक्वल्स क्या आ जाएगा, R/100 इंटू P, ठीक है। तो वेरिएबल सेपरेट कर दूं तो इसको यूं लिख दूं ना 100, ये भी ला सकता हूं ना 100P 100/P
देखो P dP इक्वल्स टू R dt, ठीक है। ये वर्धित जो है ये कांस्टेंट है, R फिक्स कर दिया उसने ना, तो बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड हंड्रेड कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन 1/p dp इक्वल्स टू R कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन ऑफ dt प्लस c, तो इसका क्या होगा 100 log p mod p इक्वल्स टू R t प्लस c, ठीक है। अब उसने कंडीशन दी है कि यदि 100 रुपए 10 वर्षों में दुगने हो जाते हैं, मतलब शुरुआत में कितने रुपए थे, 100 रुपए थे, है ना, गिवन t इक्वल्स टू 0, देन p इक्वल्स टू कितना था 100, तो ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे। देखो इसमें पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा 100 log 100 इक्वल्स टू ये 0 इक्वल्स क्या, ये तो 0 हो गया ना, आर टी की जगह 0 रखूँगा तो ये क्या आ गया c, इक्वेशन नंबर सेकंड, और ये क्या है फर्स्ट, एंड t इक्वल्स टू 10, देन p इक्वल्स टू कितना आ गया 200, 10 वर्षों में दुगने हो जाते हैं ना, तो क्या आ जाएगा 100 log 200 इक्वल्स टू t कितना है, t कितना है, t कितना 10, तो 10R इक्वल्स प्लस c, c की जगह कितना रखूंगा 100 log 100, ठीक है। हाँ तो देखो 100 से डिवाइड कर दूं, 100 से डिवाइड कर दूंगा तो ये तो कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा R बट्टा कितने आ जाएंगे 10, R बट्टे 10, और ये कितने जाएंगे, ठीक है, समझ में आई ना। 100 से डिवाइड किया मैंने, 100 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड किया, तो ये 100 से 100 कट गया, log 200 बच गया, यहाँ 100 से डिवाइड करूंगा तो 10 बच जाएगा अपन में, और 100 से 100 कट गया ना, तो यहाँ से देखो इसको सोल्व करूँ, इसको मैं क्या करूँ सोल्व करूँ, है ना, ठीक है। सोल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा log 2, ये माइनस में आएगा, ये देखो इधर, ये इधर माइनस में आएगा, तो log 200 माइनस log 100 इक्वल्स टू R/10, तो log की प्रॉपर्टी से log m अपॉन n, तो क्या आ जाएगा log 2, log 200 बट्टे 100 आ जाएगा, तो log 2 इक्वल्स टू R/10, और log 2 की वैल्यू गिवन हमें कितनी है 0.6931 इक्वल्स क्या है R/10, है ना, ये 10 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो R इक्वल्स कितना आ जाएगा 6.931%। हमें R की ही तो वैल्यू फाइंड करनी थी, R की ही तो वैल्यू फाइंड करनी थी। देखो कितना है क्वेश्चन नंबर 20 में कितना है 6.93%, और अपना पॉइंट के बाद 3 डेसिमल प्लेस तक अपने आंसर दिया, बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। तो देखो क्या था, वापिस से देखते हैं, कोई बैंक है उसमें जो प्रिंसिपल है वो किस रेट से बढ़ रहा है, R% की एनुअली बढ़ रहा है ना, तो चेंज ऑफ प्रिंसिपल दे दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में क्यों हो रहा है, क्योंकि एनुअली दिया ना उसने, तो ये देखा आपने डीपी ओवर डी, मैंने मान लिया किसी टाइम टी पर जो प्रिंसिपल है वो कितना था P था, तो डीपी ओवर डी क्या था R% था, किसका था परसेंट, प्रिंसिपल का ही तो होगा, जो प्रिंसिपल में वृद्धि होगी इंक्रीज होगा, प्रिंसिपल किसके रिस्पेक्ट में होगा, जितना प्रिंसिपल डालेंगे उतना ही तो इंक्रीज होगा ना, तो पी का ही था। इससे मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आई, फिर दो कंडीशन थी मेरे पास, t बराबर 0 पर p बराबर कितना था 100, और t बराबर 10 पर p बराबर कितना था 200। बोला उसने 100 रुपए 10 वर्षों में दुगने हो जाते हैं, 10 वर्षों में दुगने मतलब 200 हो जाते हैं, और 100 रुपए कब थे शुरुआत में, तो t बराबर 0 था ना, सारी कंडीशन सेटिस्फाई की, तो जो क्वेश्चन में रिक्वायर्ड था वो आंसर आ गया मेरे पास। इस तरह से करेंगे। चलो जी बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या है कि किसी बैंक में मूलधन की वृद्धि 5% वार्षिक दर से होती है। पिछले क्वेश्चन में आर जो था, जो रेट ऑफ चेंज था वो क्या था, आर था, और इसमें 5% फिक्स दे दिया। ठीक है, इस बैंक में 1000 रुपए जमा कराए जाते हैं, मतलब टी बराबर 0 पे कितने रुपए जमा कराए, 1000 रुपए पी, है ना।
यदि ज्ञात कीजिए कि 10 वर्ष बाद यह राशि कितनी हो जाएगी। t बराबर 10 पर p कितना हो जाएगा वो हमें फाइंड करना है, और e की पावर 0.5 की वैल्यू ये दे रखी है हमें ना। तो मान लेते हैं, माना किसी समय t पर मूलधन क्या है, p है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो वृद्धि दर है मूलधन में वृद्धि है वो किसके रिस्पेक्ट में होगी, टाइम के रिस्पेक्ट में होगी। वो कितनी है, 5% ऑफ p, मूलधन की तो होगी वो। तो dp ओवर dt इक्वल्स कितना आ जाएगा, 5/100 p, ये काट दिया तो 1/20 है ना। हाँ तो देखो 20 भी इधर ले आता हूँ, 20 और ये p भी इधर आ गया, 1/20/p dp इक्वल्स टू dt है ना। ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, इसको सॉल्व करें अपन बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। क्या हो जाएगा, बीस कॉन्स्टेंट बाहर है, इंटीग्रेशन 1/p dp इक्वल्स टू इंटीग्रेशन dt प्लस c। तो क्या हो गया, 20 log p प्लस t इक्वल्स टू t प्लस c। देखो ना dt का क्या होगा t। अब कंडीशन है ये आ गई फर्स्ट, गिवन when t इक्वल्स टू 0 देन p इक्वल्स टू कितना है 1000। t इक्वल्स टू 0 पे p तो कितना आया 20 log 1000 इक्वल्स टू कितना हो गया c। ये नंबर सेकंड, क्योंकि t की वैल्यू तो 0 है। एंड when t इक्वल्स टू, इधर से ज्ञात कीजिए कि 10 वर्ष बाद यह राशि कितनी हो जाएगी। t इक्वल्स टू 10 देन p हमें क्या करना है, फाइंड करना है। देन p हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसमें वैल्यू पुट कर दे रहे हैं ये है ना। तो क्या जाएगा, ये कहाँ से गया अपने, बाय फर्स्ट। तो क्या जाएगा 20 log p, जो प्रिंसिपल है वो माइनस में तो होगा नहीं, तो इसको मॉडुलस लगाने की जरूरत नहीं है ना, इक्वल्स टू t। और t कितना है 20 log 1000 t की जगह कितना रखेंगे 10 प्लस c की जगह कितना रखूंगा 20 log 1000। ठीक है, पूरी इक्वेशन को मैं क्या कर दूं 20 से डिवाइड कर दूं, 20 से क्या कर दूं डिवाइड कर दूं। तो क्या जाएगा, क्यों देख लो, ये 20 से 20 क्या ये करूंगा तो क्या जाएगा 1/2, और ये 20 से 20 कैंसिल आउट है ना। तो देखो क्या हुआ, log p माइनस log 1000 इक्वल्स कितना आ गया हाफ। आपको मैं यूँ लिखता हूँ 0.5। तो log की प्रॉपर्टी से log m माइनस n, तो p बाई 1000 इक्वल्स क्या आ गया 0.5। देखो ना कंडीशन, पहले डिफरेंशियल इक्वेशन बनी ये थी, उसको सोल्व किया तो ये इक्वेशन आ गया ना। इस पे कंडीशन लगाई, पहली कंडीशन लगाई तो c की वैल्यू आ गई। दूसरी कंडीशन में मेरे को p की वैल्यू तो फाइंड करनी थी, कंडीशन लगा दी उसमें, c की वैल्यू पुट कर दी, इसको सोल्व करते जा रहा हूँ ना। अब देखो यहाँ से log हटेगा है ना, आपको पता है कि log e पावर x, e बेस पे x क्या होता है, a बेस पे x क्या देता है b है ना। तो a की पावर b इक्वल्स क्या दे देगा x है ना। तो ये x क्या हो जाएगा, ये x क्या हो जाएगा, इस e की पावर, यहाँ e है ना, e की पावर में ये चला जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा log फंक्शन हमें क्या देता है, पावर देता है। तो ये तो पावर देता है ना। तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ से एंटी लॉग लूंगा तो क्या हो जाएगा p/100 इक्वल्स क्या हो जाएगा e की पावर में 0.5 है ना। और e की पावर 0.5 की वैल्यू अपन को दी है, तो p/1000 100 नहीं 1000 इक्वल्स टू 1.64
48, ये डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो P इक्वल्स टू 1.648 इंटू 1000, तो P इक्वल्स कितना आ गया 1648 रुपीज़। तो 10 वर्ष के बाद कितना हो जाएगा, जो प्रिंसिपल है वो कितना हो जाएगा 1648 रुपये। देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, हाँ 1648 रुपये, बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोको, नोट करें। क्वेश्चन नंबर 22 देखो क्या है कि किसी जीवाणु समूह में जीवाणुओं की संख्या 1 लाख है ना। कोई जीवाणुओं का, बैक्टीरिया का जो समूह है ना, उनमें कितने बैक्टीरिया 1 लाख है, ठीक है। 2 घंटों में इनकी संख्या में 10% की वृद्धि हो जाती है। टी बराबर 0 पे तो संख्या कितनी थी, 1 लाख थी। 2 घंटे बाद मतलब टी बराबर जब 2 होगा तो संख्या कितनी होगी, 10% की वृद्धि। 1 लाख का 10% कितना हो जाएगा, 10,000। मतलब 2 घंटे बाद कितने हो जाएंगे, 1,10,000 हो जाएंगे, ठीक है, हो जाती है। कितने घंटों में जीवाणुओं की संख्या 2 लाख हो जाएगी, है ना, यदि जीवाणुओं की वृद्धि दर उनमें उपस्थित संख्या के समानुपाती है ना। यहां है क्वेश्चन, यहां से स्टार्ट हो। मान ले रहा हूं, माना किसी समय टी पर जीवाणुओं की संख्या n है, नंबर ऑफ बैक्टीरिया क्या है, n है किसी टाइम t पर, है ना। अब उसने दिया है कि जीवाणुओं की वृद्धि दर जीवाणु किसके रिस्पेक्ट में बढ़ रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़े ना, 2 घंटे बाद यूं बढ़े 10-10-10, है ना। तो गिवन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बैक्टीरिया में जो रेट ऑफ चेंज है वो क्या है, dn/dt, वो प्रोपोर्शनल है, वो समानुपाती है। वृद्धि दर उसमें उपस्थित संख्या के समानुपाती, उसमें जितने भी बैक्टीरिया उनके क्या है, प्रोपोर्शनल है, समानुपाती है। मतलब जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि की जो दर है, जितनी संख्या में जीवाणु उनके समानुपाती है। अब यहाँ से समानुपात का निशान हटाऊंगा ना, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगा, तो क्या जाएगा, एक नया कॉन्स्टेंट आ जाएगा, dn/dt इक्वल्स टू kn, है ना, जहां k समानुपात नियतांक है या कांस्टेंट है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई मेरे पास। ये क्या आ गई, डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। ये क्या है, एन बी, नंबर ऑफ बैक्टीरिया है वो क्या है, वेरिएबल है ना, तो इसको अलग लेके आऊंगा ना। तो 1/n वेरिएबल सेपरेट कराऊं, dn इक्वल्स टू k dt बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो क्या जाएगा, इंटीग्रेशन 1/n dn इक्वल्स टू k t प्लस c, तो क्या हो गया, log n इक्वल्स टू k t, या इसको यूं लिखो ना, इंटीग्रेशन का साइन लगा लिखो ना, k dt k t प्लस c ना। इसमें c भी वेरिएबल, t भी वेरिएबल, ये कांस्टेंट है, ये n भी क्या है, वेरिएबल। तो इसको नंबर फर्स्ट। अब कंडीशन पे चलते हैं ना। जीवाणु की संख्या 10,000 है ना, किसी जीवाणु में, समूह में जीवाणु की संख्या 1 लाख है, सॉरी, गिवन व्हेन t इक्वल्स टू 0 देन n इक्वल्स टू कितने हैं, 1 लाख, ठीक है, रखते हैं। तो log 1 लाख इक्वल्स टू, टी की जगह 0 रखूंगा तो 0 इक्वल्स टू c, नंबर सेकंड। 2 घंटों में एंड t इक्वल्स टू 2 देन n इक्वल्स टू कितने हो जाएंगे, n इक्वल्स कितने हो जाएंगे, 1,10,000, है ना। 2 घंटे बाद 10% की वृद्धि हो जाती है ना। तो क्या रखूंगा, log 1,10,000 इक्वल्स टू k, t कितना है 2, तो प्लस c कितना है, log 1 लाख, ठीक है। अब ये इस तरफ ले आऊं ना, तो log 1,10,000 माइनस log 1 लाख
इक्वल्स टू 2k, ये कितना जाए लॉग की प्रॉपर्टी से है ना, अपॉन में 3 0 से 3 0, 4 0 से 4 0 कट जाएगी तो 11/10 आएगी ना, log 11/10 इक्वल्स टू 2k, के इधर डिवाइड में तो k इक्वल्स क्या आ गया 1/2 log 11/10, ये नंबर थर्ड। ठीक है, c भी आ गया, k भी आ गया है ना। ठीक है, कितने घंटों में जीवाणुओं की संख्या क्या हो जाएगी, 2 लाख हो जाएगी। अब क्या करेंगे, when t इक्वल्स टू कितने घंटों में है ना, when t इक्वल्स टू t, समय तो ज्ञात करना है, t इक्वल्स टू तो फाइंड करना है, टू नहीं फाइंड करना है, देन p इक्वल्स कितनी है 2 लाख। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू कहाँ रख देंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, तो log 2 लाख इक्वल्स टू k कितना है 1/2 log 11/10, t तो फाइंड करना है, t प्लस c की वैल्यू कितनी है log 1 लाख, log 1 लाख। अभी log इधर लेके आओगे ना तो क्या हो जाएगा, log 2 लाख माइनस log 1 लाख तो क्या हो जाएगा log 2 हो जाएगा, अपॉन में आ जाएगा ना, इक्वल्स टू 1/2 log 11/10 इंटू टी, मुझे t की वैल्यू फाइंड करनी है तो इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो t इक्वल्स कितना आ जाएगा log 2 अपॉन में 1/2 log 11/10, ये 2 ऊपर चला जाएगा ना, तो t इक्वल्स टू 2 log 2, t इक्वल्स टू 2 log 2 अपॉन log 11/10, ये है क्या आंसर में। चेक करते हैं आंसर नंबर 22, 22 log 2 अपॉन log 11/10 है ना, बिल्कुल सही है, देखो बिल्कुल सही है। वापिस से रिपीट कर दे रहा हूँ ना, क्या कह रहा था, किसी जीवाणु समूह में जीवाणुओं की संख्या 1 लाख है। ठीक है, शुरुआत में जब t बराबर 0 था तो जीवाणु कितने थे, 1 लाख थे। मैंने मान लिया कि किसी समय t पर जीवाणुओं की संख्या क्या n है। ठीक है, 2 घंटे में इनकी संख्या 10% बढ़ जाती है ना, जब t बराबर 2 होगा तो 10% बढ़ के कितने हो जाएंगे, 10% बढ़ के कितने हो जाएंगे, 1,10,000 हो जाएंगे। ठीक है, कितने घंटों में जीवाणुओं की संख्या, मतलब t तो फाइंड करना है, कितने घंटों में मतलब t तो फाइंड करना है, यहाँ से पता चला कि t तो फाइंड करना है। जीवाणुओं की संख्या 2 लाख हो जाती है, मतलब संख्या दे दी है ना, जीवाणुओं की संख्या पहले 1 लाख थी, फिर 2 घंटे बाद 1,10,000 होगी, फिर t घंटे बाद कितनी होगी, 2 लाख होगी। ठीक है, समय पहले t बराबर 0 था, t बराबर 2 था और t बराबर तो फाइंड करना था, है ना, उसमें वृद्धि की दर ज्ञात करो यदि जीवाणुओं की वृद्धि दर उनमें उपस्थित संख्या के समानुपाती है। हाँ, बस यहीं से क्वेश्चन पकड़ा मैंने कि जीवाणु t, किसी समय t पर जीवाणुओं की संख्या क्या है, n है, तो जीवाणु में वृद्धि दर किसके रिस्पेक्ट में होगी, टाइम के रिस्पेक्ट में होगी, वो कितनी है, उसमें उपस्थित संख्या के समानुपाती। संख्या अगर n है तो n के समानुपाती होगी ना, ये समानुपात का निशान हटाया तो k कांस्टेंट आ गया, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन बनी, सोल्व किया, कंडीशन सेटिस्फाई करवाई और आंसर आ गया। आसान क्वेश्चन था, अच्छा है, एग्जाम में आया हुआ भी है ना, अच्छे से करें इसको। चलो जी, बढ़ते हमने इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ से पहले वीडियो को रोके और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 23 देखो क्या है, एमसीक्यू टाइप है, ऑप्शनल है। क्या कह रहा है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दी का व्यापक हल है, जनरल सॉल्यूशन क्या है फाइंड करना है। तो आंसर में देखो, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, dy ओवर dx इक्वल्स क्या है, e पावर x प्लस y, तो dy ओवर dx e की पावर x डॉट e की पावर y, यूँ लिख सकते ना, प्लस में पावर प्लस में तो मल्टीप्लाई में आ जाएंगे ना। अब वेरिएबल सेपरेट करूँ तो क्या आ जाएगा, 1/e की पावर y dy इक्वल्स टू e की पावर x dx। ठीक है जी, तो इसको यूँ लिखता हूँ, e की पावर माइनस y dy इक्वल्स टू e की पावर x dx बाय इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन e की पावर माइनस y dy इक्वल्स टू इंटीग्रेशन e की पावर x dx प्लस c। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, e की पावर माइनस y
और माइनस वाई का करूँगा तो माइनस, है ना। इंटीग्रेशन में वेरिएबल के मल्टीप्लाई में जो कांस्टेंट है वो डिवाइड में, तो अपॉन में -1 आएगा तो माइनस का हो जाएगा ना, e की पावर x प्लस सी, है ना। तो क्या हो जाएगा, ये इस तरफ ले आऊँ, है ना, तो क्या हो जाएगा माइनस के की पावर x माइनस के की पावर माइनस वाई इक्वल्स टू सी 1 मान लो इसको, माइनस कॉमन लेके उधर ले जाऊँ तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस के c1, तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस वाई इक्वल्स टू c, जहाँ c क्या है माइनस के c1 है, तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। कौन सा है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस वाई टू c, ये ए इज और करेक्ट आंसर। चेक करते हैं आंसर, आंसर नंबर 23 9.4 में आंसर नंबर 23 बिल्कुल से ए इज और करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 9.4 कंप्लीट हुई। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 9.5 के इंट्रो के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।